जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है रिसेंटली, जो अभी 2024 में यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो पेपर है ये आपको देखने को मिलेगा GS2। अगर हम इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप इस बुक की रेफरेंस की बात करो तो ये आपको सोशल जस्टिस के अंदर में जो सोशल इशू है हमारी कंट्री के अंदर में, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है और जो मेन न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से एक विकेसियस जो साइकिल है वो क्रिएट करता है। विशेष साइकिल का मतलब होता है एक तरीके से, अब दोस्त का मतलब होता है एक तरीके से खराब होना या खराब, वो किस तरीके से एक खराब साइकिल को वो क्या करते हैं, क्रिएट करता है और किस तरीके से इफेक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए। तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे तो अगर आपने क्लास 10th का अगर आपने इकोनॉमिक्स रीड किया है ना, तो आपका आपका बेसिक यहीं से तैयार हो जाएगा, जिसमें हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। जिसमें पॉवर्टी में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से पॉवर्टी इम्पैक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी पे और हमारे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उस पर इम्पैक्ट डालती है। तो आज जो हम इसका जो आंसर डिस्कस करेंगे, इसमें से सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरीके से कि जो वेकेस साइकिल है सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो क्रिएट होता है उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और किस प्रोसेस से हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस आपको क्लास 12th की जब आप इकोनॉमी डिस्कस मतलब इकोनॉमी रीड करोगे, इंडियन इकोनॉमी, उसमें आपको 4th चैप्टर देखने को मिल जाएगा अगर आप न्यू बुक को फॉलो करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बुक को पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप TR जैन को फॉलो करें। बहुत अच्छी बुक है ये। एक तो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है इस बुक की और काफ़ी ज़्यादा क्या है, इतनी जनरल लैंग्वेजेस में लिखी है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये बुक कहना क्या चाहती है। तो मतलब आपकी जो इकोनॉमिक्स की NCERT है ना वो इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप TR जैन को फॉलो करते हैं। तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा। मैंने भी NCERT की जगह पे इकोनॉमिक्स की जो बुक रीड करी है वो TR जैन की ही करी है। तो काफ़ी अच्छी बुक है TR जैन की। अगर आप क्लास 12th में हैं और इकोनॉमिक्स है आपके पास, अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, TR जैन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक रहती है, ईजी रहती है, इजीली अंडरस्टैंडिंग रहती है वो बुक। तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा 4th चैप्टर जो है वो यही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए अभी जो रिसेंटली हमारा जो डेली आंसर राइटिंग मीन्स प्रैक्टिस चल रहा है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा। डेली एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि हम मेंस के आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आप सिलेबस एनालाइज करिए। सिलेबस एनालाइज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करिए। सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होना ही चाहिए, ये मस्ट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप रखते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पे स्टडी करते हैं, जिस जगह पे भी बैठ करके, उस जगह पे आपको ये दोनों चीज़ होनी ही चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले अगर कंप्लीट करना है तो वो करना है NCERT, क्योंकि NCERT जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो बेसिक है वो आपका क्या हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तब जब आप स्टैंडर्ड बुक पे आप मूव करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो बुक्स आपसे कहना क्या चाहती है और आपको समझाना क्या चाहती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। पॉलिटिकल के लिए आप M लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था GS2 के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक होती है आपकी प्रिपरेशंस करने के लिए, मैंने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिया था। एक बार इन शॉर्ट आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो देखिए बेस्ट बुक जो मानी जाती है GS2 के लिए, आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर सकते हैं। पहला उसके लिए आप M लक्ष्मीकांत और DD बसु को फॉलो कर सकते हैं।
अगर हम आपको फिर जो दूसरा टॉपिक रहता है गवर्नेंस, उसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। सोशल जस्टिस के लिए राम आहूजा को फॉलो कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आया है। फिर इंडिया ईयर बुक यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप वीपी दत्त को फॉलो कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप पवनीत सिंह को फॉलो कर सकते हैं। और जो कुछ करंट अफेयर जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के पीआई भी के, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास PSIR ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसके लिए आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप वीपी दत्त, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप पवनीत सिंह को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक होती हैं। तो देखिए ये था एक बुक का ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन रीजन ये होता है कि जब मैं ये आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊं, तो आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पॉवर्टी है और हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक हार्मफुल साइकिल बनाने का काम करता है, जो कि एक दोनों इशू के लिए क्या है हमारी कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं या पॉवर्टी की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो साइकिल है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस पे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं उसको क्या करता है, कमजोर बनाने का काम करता है। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे स्किल जो हो गया, स्किल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इन सब पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। तो इसका जो सीधा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट पे ही पड़ता है। तो इस साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उस पर कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू न्यूट्रिशंस फूड, दूसरा पॉइंट आता है इम्प्रूव हेल्थ केयर, तीसरा पॉइंट आता है क्वालिटी एजुकेशन, फोर्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और फिफ्थ पॉइंट आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सिक्स्थ पॉइंट आता है अवेयरनेस कैंपेन। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन है और जो पॉवर्टी की जो साइकिल है उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे पहले हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन फूड की बात करते हैं। तो देखिए फूड एक ऐसा आइटम होता है जो कि हर एक लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि देखिए मोस्ट ऑफ दी जो रिक्वायरमेंट की होती है ना, तो वो क्या होता है, पहला होता है फूड, दूसरा होता है आपके पास हेल्थ, क्लॉथ और होम। ये ऐसी बेसिक नेसेसरी जो चीजें, इसकी रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन को क्या रहती है, आज मतलब हर एक जो पीपल्स है उसको रहती है। फूड, हेल्थ और कपड़े, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, आपने सुना भी होगा कि हर एक इंसान के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फूड और हेल्थ ये ऐसा होना चाहिए कि हर एक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फूड है, यानी कि अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वो हर एक पर्सन के लिए क्या है, अफोर्डेबल होना चाहिए, कि हर एक पर्सन क्या कर सकता है, फूड अफोर्ड कर सकता है। तो इसके लिए सरकार ने डिफरेंट काइंड के क्या कर रखे, योजनाएं चला रखी हैं। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ये किसमें क्या है कि इसमें उन लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात फोकस की जाती है जो या तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं या पॉवर्टी लाइन की थोड़े से ऊपर आते हैं, या उनके लिए क्या है, ये फूड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो इन पे क्या है, इतने अफोर्डेबल ये फूड प्रोवाइड कराते हैं, लो कॉस्ट पे फूड प्रोवाइड कराते हैं, ताकि इनके लिए भी क्या हो, फूड अवेलेबल और इनके लिए फूड एक्सेसिबल हो सके। तो जैसे आप राशन शॉप पे अगर जाकर देखोगे, वहाँ पे जो राशन दी जाती है, तो उसमें क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि वीट मिल जाता है, वहाँ पे आपको राइस देखने को मिलेगा, शुगर देखने को मिल जाएगा। तो जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, काफी लो कॉस्ट पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। मेनली किन के लिए, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं या जो अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं उनके लिए। फिर जैसे सरकार के द्वारा क्या है, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा अंत्योदय अन्न योजना, आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया। मेन मोटिव है
कि न्यूट्रिशंस जो है वो क्या है हर एक लोगों तक पहुंचाना है। फिर जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं किसके लिए, ताकि जो न्यूट्रिशंस है वो हर एक पर्सन के लिए क्या हो सके, अफोर्डेबल एक्सेसिबल और अवेलेबल हो सके। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव्ड हेल्थ सेक्टर। देखिए अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है, हेल्थ के बाद रखा जाता है फूड। तो इसी पर्पस से अगर आप फूड के पर्पस से देख लो या न्यूट्रिशन के पर्पस से देख लो, तो सरकार के द्वारा क्या है, स्कूल अटेंडेंस रेशियो को इंक्रीज करने के लिए भी क्या है, मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था। क्यों, ताकि जो न्यूट्रिशन वाले जो फूड्स हैं वो क्या किया जा सके, स्कूल के बच्चों में प्रोवाइड कराया जा सके। और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो, उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो में हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो फिर देखिए अगर हम इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसमें भी क्या है, जो हेल्थ है वो हर एक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल, मतलब उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो अगर एक जब तक हेल्दी माइंड नहीं होगा तो कोई भी पर्सन अपना 100% दे करके काम नहीं कर सकता है। तो ज़रूरत है अगर हमें पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन जैसे जो हार्मफुल जो साइकिल है, अगर हमें उसको ब्रेक करना है और जो कि ह्यूमन और कैपिटल फॉर्मेशन पे जो इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको ब्रेक करने के लिए कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को क्या करें, इम्प्रूव करें। तो जिसमें कि अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कि चाइल्ड केयर की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो प्रिवेंट किया जाता है मेल न्यूट्रिशन अर्ली होना चाहिए, यानी कि जो भी मेल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, शुरुआती तौर से रोकने के लिए हमें क्या है, अपने हेल्थ सेक्टर में सुधार करने की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है। और विशेष रूप से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल जो होती है वो प्रोवाइड कराने की जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल देखिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे कि अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप उठाई गई है। ये जैसे रिसेंटली देख सकते हैं दिल्ली में आपको क्या देखने को मिलेगा, आम आदमी पार्टी के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया गया था। तो रीजन क्या था कि हेल्थ क्या है, हर एक रीजन तक में क्या किया जाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। तो अगर हमें आज के टाइम पे मेल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी को अगर खत्म करना है तो उस जरूरत है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर में भी क्या करें, इम्प्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, देखिए आज के टाइम पे जरूरत यही है कि फूड, हेल्थ और एजुकेशन ये इतने कम प्राइस में अवेलेबल होने चाहिए हर एक पर्सन के लिए कि सबके लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो जैसे देखिए सरकार के द्वारा क्या इम्प्लीमेंट कर रखा, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के क्लास 8 तक क्या किया जाएगा, या इन शॉर्ट क्लास मतलब 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या दी जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और इसको आर्टिकल 21 के तहत क्या बना रखा है, फंडामेंटल राइट भी बना रखा है कि भाई राइट टू एजुकेशन होगा। तो ऑफर करना चाहिए सबको फ्री और क्वालिटी वाली एजुकेशन, तो जिसके वजह से क्या है कि अच्छी स्किल डेवलप की जा सके, और जब उन पे अच्छी स्किल डेवलप होगी तो वो क्या कर पाएंगे, अच्छी जॉब कर पाएंगे। तो अच्छे जॉब के लिए अच्छी स्किल डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा एक स्कीम भी लॉन्च किया गया था, अगर हम बात करें इसमें समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये बताने कि जो SSA अभियान है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो आज के टाइम पे जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि जॉब को क्रिएट करें। जॉब को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे जरूरत क्या होती है कि आपको मैन्युफैक्चर सेक्टर जो होते हैं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करती है और एक प्राइमरी सेक्टर।
तो आज के टाइम पे अगर हम ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं और उनकी जो भी फेयर वेजेस है यानी कि जो भी फेयर सैलरीज हैं अगर हम वो प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक परिवार को हेल्प करता है कि वो पॉवर्टी से क्या कर सकते हैं, अपने आप को बाहर ला सकते हैं। फिर जैसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम जैसे कि स्टैंड तरीके से जो सोशल सेफ्टी है, जैसे कि अगर हम पेंशन की बात करते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, चाइल्ड सपोर्ट की बात करते हैं, तो इसको अगर हम मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये मेल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी की जो हार्मफुल साइकिल है हम उसको कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। फिर अवेयरनेस कैंपेन यानी कि जागरूकता के लिए अभियान चलाना, तो जिसमें हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, एजुकेशन को। तो इन सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे जनरेशनल जो पॉवर्टी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ती हुई आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी है या हम मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसकी जो साइकिल है, हार्मफुल साइकिल है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये पॉइंट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम थोड़ा सा एक एक्सटर्नल पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और ये कैसे प्रोसेस होता है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, या आप इसे सोशल जस्टिस में भी आप इसे काउंट कर सकते हो। देखिए अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो कि स्टेज होता है या ऐसा एक कह सकते हो जो प्रक्रिया होता है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी जो स्किल्स होती है, हेल्थ होती है, अपने हमारी जो एबिलिटीज होती हैं पीपल्स की, या हम अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आप को कैपेबल करते हैं, नए नए स्किल से डेवलप करते हैं। तो जिसकी जो वैल्यू होती है वो इकोनॉमिक वैल्यू फिर क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू पे आपको पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे इकोनॉमिक वैल्यू पे पड़ता है। तो ये एक तरीके का अगर हम मतलब एक तरीके की ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो हम किसके लिए करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए करते हैं। जैसे एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ केयर पे हो गया, स्किल डेवलपमेंट पे हो गया। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स है इसको ये इम्प्रूव करने का काम करता है। तो यही है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें आपको एजुकेशन देखने को मिलेगा, हेल्थ केयर देखने को मिलेगा, फिर आपको स्किल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, फिर माइग्रेशंस फॉर एजुकेशन या वर्क के लिए देखने को मिल जाएगा, रिसर्च एंड इनोवेशंस मिलेगा, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग से देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह जो हमें प्रोसेस यानी कि ह्यूमन कैपिटल प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन। तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी क्वालिटी जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है, बिल्ड होती है। तो जिसमें हमारी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है, और जिसमें नॉलेज इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें सीखते हैं, वर्क स्किल सीखते हैं, वर्क फोर्स स्किल सीखते हैं। तो एजुकेशन आपकी क्या होती है, एक लर्निंग स्टेज होती है जिसमें हम अलग अलग तरीके की जो स्किल्स होती हैं वो सीखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है कि जो हेल्थ केयर हमें क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो वर्क फोर्स है वो क्या रहे, हेल्दी रहे। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, जब आप किसी पोस्ट पर बैठ करके काम करोगे तो आप एक तरीके से क्या हो, एक ह्यूमन रिसोर्सेस हो, आप कैपिटल जनरेट कर रहे हो। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो वैल्यू है या इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब एक पर्सन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो जब तक उसकी एजुकेशन चलती है वो प्रोसेसिंग में रहता है कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। और जैसे ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो जॉब सेक्टर में आता है, कॉर्पोरेशन सेक्टर में आता है, तो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। तो इसका जो रोल होता है फिर वो किस में होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंश्योर करता है एक हेल्दी वर्क यानी कि वर्क फोर्स, और जिसमें अगर हम इफेक्टिवली तरीके से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, और जो भी बुराइयां होती हैं या जो भी कमियां होती हैं उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं।
ये जो भी बीमारियां होती हैं होने की संभावना जो होती हैं उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, या हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी में हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जब आप किसी भी कॉर्पोरेटिव लाइन में जाके काम करते हैं, किसी भी जॉब में काम करते हैं, तो हर एक कंपनी का अपना अपना ट्रेनिंग पीरियड चलता है। किसी में 3 महीने का चलता है, किसी में 6 महीने का चलता है, किसी में 1 साल का चलता है। तो इन टाइम पे आपको क्या किया जाता है, टाइम काम करना सिखाया जाता है। इन शॉर्ट आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो जो आपका 21 महीने की जो ट्रेनिंग चलेगी, तो 21 महीने में आपका जो 3 महीने का या सॉरी जो 6 महीने का जो चलता है वो फाउंडेशन कोर्स चलता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि आपका काम क्या है, आपको काम कैसे करना है। तब जब आपकी ट्रेनिंग 21 महीने की कंप्लीट हो जाती है, तब आपकी जो पोस्टिंग होती है, अगर आपने आईएएस चुना है तो एसडीएम से पोस्टिंग होती है। तो धीरे धीरे 5 साल में आप डीएम के पोस्ट पे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। रीजन क्या होता है, आप ट्रेनिंग करते जा चुके हो, तो आपकी जो काम करने की जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हो चुकी होती है। तो आपके काम में स्किल इम्प्रूव होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो जब हम जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज भी हम क्या करते हैं, इसमें अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद आता है माइग्रेशन फॉर एजुकेशन और वर्क। माइग्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो उसे हम क्या देखने को कहते हैं, माइग्रेशन। तो पीपल्स जो होते हैं वो माइग्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से करते हैं, जैसे एजुकेशन के फैक्टर से हो गया, या वर्क के फैक्टर से हो गया, काम के वजह से हो गया, हेल्थ के वजह से हो गया। तो जैसे अगर आप कहीं मुखर्जी नगर में है या करोल बाग में है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट आए हैं वो किस लिए माइग्रेट होकर के हैं, एक अच्छी एजुकेशन के लिए माइग्रेट होकर के आते हैं। जब एजुकेशन कंप्लीट होते तो वो अच्छे बड़े शहर के साइड वो मूव कर जाते ताकि उन्हें अच्छा खासा जॉब मिल सके। तो पीपल्स जो मूव करते हैं वो बेटर एजुकेशन के लिए या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जिनकी वजह से जो उनकी स्किल है और उनकी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, डेवलप होती है। तो उनकी स्किल और उनकी जो नॉलेज है उसको डेवलप करने में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। रिसर्च एंड इनोवेशंस की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी रिसर्च है, इनोवेशंस है, उसमें क्या करता है, जो ह्यूमन कैपिटल्स है उस ह्यूमन कैपिटल्स के इनकरेजिंग के लिए क्या मिलता है, उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो इसमें क्रिएट होते हैं नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए जो आइडियाज होते हैं या जो हायर इफिशिएंसीज है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर हम फिर बात करते हैं जो न्यूट्रिशंस और वेलबींग्स, तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, एक मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो जो कि इस बात के लिए इंश्योर कर देता है कि जो पीपल्स हैं वो कैपेबल हो जाते हैं लर्निंग के लिए, और उनकी जो वर्क जो इफेक्टिविटी है वो आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इन सब पे हम इन्वेस्ट करके, इन सब एरिया पे हम इन्वेस्ट करते हैं जब, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस देखने को मिलता है, जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था, जिसमें हमने आंसर भी डिस्कस किया और एक इकोनॉमिक पॉइंट जो था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसको भी कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को बताइए दिया कि वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको मेरे आंसर्स को इवेलुएट करके मार्क्स देना आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं आप वो पॉइंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशंस चलता रहेगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जय हिंद, टेक केयर।